नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट कैरियर क्लासेस में। जैसा कि देख पा रहे हैं कि आपके इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर YouTube के केमिस्ट्री की पाठशाला 2026-27 चल रही है, जिसमें हम क्लास 12 केमिस्ट्री के लिए चैप्टर नंबर बिलियन यानी कि सॉल्यूशन को टीच कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले जो है हमारे 12 लेक्चर हो चुके हैं। जो बच्चे हमारे साथ जो है प्रॉपर जुड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट के हिसाब से फॉलो कर रहे हैं, प्लेलिस्ट के हिसाब से पढ़ रहे हैं, या तो वो बच्चे तो जानते ही हैं क्या है। ठीक है, लेकिन जो बच्चे पहली बार इस वीडियो पे विजिट कर रहे हैं, जिन्होंने पहली बार ये देखा है, तो उन्हें बता देना चाहेंगे कि ये सीरीज का 13वां लेक्चर है। ठीक है, इससे पहले जो है बिलियन के 12 लेक्चर ऑलरेडी जा चुके हैं, यूट्यूब पर अपलोड किए जा चुके हैं। तो इस चैनल पर जो है इसकी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, इस प्लेलिस्ट के हिसाब से ही चीज पढ़ाई करें अपनी। ठीक है, उसके बाद इस लेक्चर को देखें। अदरवाइज आज के इस लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है, तो चलिए आइए देखते हैं। आज का जो हमारा बिलियन का जो चैप्टर है, उस चैप्टर लगभग हमारे समापन की ओर है। आज ये चैप्टर का लास्ट जो है लेक्चर है। उसके बाद इस चैप्टर के हम न्यूमेरिकल लेके आएंगे 1 या 2 क्लास में। देन उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, और फिर आगे लेक्चर अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म, यानी कि एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इतने दिनों से हम क्या करते चले आए हैं, 4-5 लेक्चर में हमने अणुसंख्य गुणधर्मों के बारे में पढ़ा है। ठीक है, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा? वाष्प दाब में अवनमन पढ़ा, क्वथनांक में उन्नयन पढ़ा, हिमांक में अवनमन को पढ़ा, परासरण एवं परासरण दाब के बारे में जाना। तो ये तो सामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म थे, लेकिन कुछ विलयनों के ऐसे भी गुण होते हैं जो सामान्य से अलग होते हैं, असामान्य होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म। तो आज के इस लेक्चर में इनको हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे ये क्या होते हैं, असामान्य इनको हम क्यों कह रहे हैं। ठीक है, इसके साथ हम दूसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे, असामान्य मूलर द्रव्यमान के साथ संबंध। यानी कि ये जो असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म है, इसका असामान्य मूलर द्रव्यमान के साथ क्या संबंध है, उस रिलेशन को जानेंगे। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट, ये जो है परीक्षा में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम जो होते हैं, यूपी बोर्ड हो चाहे एमपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, तो उसमें बांट हाफ गुणांक जो है मेनली पूछा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको जो है पढ़ेंगे। ठीक है, इस पे जो है टिप्पणी पूछते हैं कि बॉन्ड ऑफ गुणांक से आप क्या समझते हैं, इस पे एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, और उसके बाद एक जबरदस्त टॉपिक पढ़ेंगे जो कि हमारी जो है केमिस्ट्री, जो कि हमारे सराउंडिंग में मौजूद है, और लगभग हर एक बच्चा इसको जो है जानता है, मतलब इसके बारे में साइंटिफिक तरीके से नहीं जानता है, इसके पीछे की क्या साइंस है, लेकिन नॉर्मली जानता है, नॉर्मली सभी बच्चे जानते हैं। क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ। आरओ के बारे में जानते ही, आजकल ये आरओ का बहुत ट्रेंड चल रहा है। बड़े बड़े शहरों में जो है पानी जानते ही है, वाटर पोल्यूशन अपने पीक पर है। तो ऐसी कंडीशन पे क्या होता है, जो वहाँ की जो म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं, यानी नगर पालिका या जो भी जो है महानगर पालिका वगैरह है, तो पानी को फिल्टर करके जो है पाइपलाइन के थ्रू उसकी सप्लाई करती हैं। इसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनियां जो है अपने बोतल निकालती हैं, पानी की बोतल आते हैं, कैंपर चलते हैं, तो वो क्या होता है, वो रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ वाटर होता है। ठीक है, तो उस आरओ वाटर के पीछे की कहानी क्या है, उसके पीछे की केमिस्ट्री क्या है, कौन सी साइंस उस पर काम करती है, तो बिल्कुल हम अपने देसी अंदाज में फ्रॉम जीरो टू हीरो अंदाज में एकदम इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमें इतना पढ़ना है। तो चलिए अब बिना देर किए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलें देखें भाई, पहले हम जानेंगे असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म। असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म देखें, हमने देखो बताया था कि सामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है। सामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म किन्हें कहते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन किन्हें कहते हैं? तो कहने मतलब ये है कि विलयन के ऐसे गुण, ऐसे भौतिक गुण जो इस विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के कणों की या उनके अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। इन गुणों का उस विलेय पदार्थ की प्रकृति से, यानी उसके नेचर से, उसके टाइप से किसी से लेना देना नहीं है, केवल
केवल कणों की, अणुओं की संख्या से लेना देना है। जैसे जैसे कणों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे जो अणु संख्या गुणधर्म है उनमें भी उसी हिसाब से हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इससे पहले के लेक्चर में उन्हीं सबको हमने डिस्कस किया है, ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा नहीं बताएंगे। अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं असामान्य अणु संख्यक गुणधर्म। देखो भाई क्या होते हैं, कह रहे हैं कि जब किसी विलेय को विलायक में घोलने पर उसका वियोजन यानी कि डिसोसिएशन या सगुणन यानी कि एसोसिएशन होता है तो विलयन में कणों की संख्या परिवर्तित हो जाती है। कैसी हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। इस कारण उस विलयन के अणु संख्यक गुणधर्म जो होते हैं उनके प्रायोगिक मान यानी कि जो एक्सपेरिमेंटल जो उनकी वैल्यूज हैं उनके सैद्धांतिक मान यानी कि थ्योरेटिकल मानों से भिन्न प्राप्त होते हैं। इन भिन्न मानों को ही हम क्या कहते हैं? असामान्य अणु संख्यक गुणधर्म कहते हैं। अभी ये बात हो सकता है समझ में ना आई हो, लेकिन हम इसको अपने अंदाज में समझाते हैं, ठीक है, समझे। देखो नॉर्मली हमने क्या बताया था कि जो अणु संख्यक गुणधर्म है उसमें हम विलेय के कण बोलते हैं। कोई भी हम विलेय ले लें, ठीक है, जैसे चीनी ले लें, यूरिया ले लें, नमक ले लें या कोई भी विलेय पदार्थ ले लें, उसको हम घोल रहे हैं, ठीक है। घोलने पर उसके कणों की संख्या जो है बदलनी नहीं चाहिए। अगर उसके कणों की संख्या में चेंज आ रहा है तो ऐसी कंडीशन में उसके जो सामान्य अणु संख्या गुणधर्म है उनमें जो है या तो उनमें असामान्यता देखने को मिलेगी। असामान्यता मतलब या तो उनके जो मान होंगे वो सामान्य से ज्यादा मिलेंगे या वो सामान्य से कम मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे जो गुण होते हैं वो असामान्य अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं, ठीक है। क्यों असामान्य गुणधर्मों के लिए एक बात ये एप्लीकेबल है कि जो विलेय पदार्थ उसमें हम घोल रहे हैं उसका वियोजन नहीं होना चाहिए, मतलब वो टूटना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने एक अणु घोला, जैसे NaCl हमने लिया, NaCl को घोला तो NaCl एक अणु था, जैसे मान के चले ये NaCl है नमक, अब हमने NaCl के एक अणु को घोला, ऐसा पॉसिबल तो हाला नहीं है कि एक अणु को घोले। अगर हम नमक की चुटकी भर भी नमक लें तो उसमें हजारों लाखों की संख्या में NaCl के अणु होंगे, लेकिन समझाने के लिए हम एक अणु ले रहे हैं। तो जैसे NaCl के हमने एक अणु को घोला, लेकिन जैसे ही हमने इसको वाटर में घोला और ये टूट कर Na+Cl- आयनों में टूट गया तो देखो इसके कणों की संख्या में परिवर्तन आ गया, कणों की संख्या बढ़ गई, एक घोला दो हो गए। तो ऐसा जब हो रहा है यानी कि ये हो गया डिसोसिएशन, टूटना, वियोजन। एक होता है एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ जाना। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? जुड़ जाना। जैसे कोई ऐसा विलेय पदार्थ घोले और घोलने पर वो क्या करे, वो जिस विलायक में हमने घोला है उसके साथ वो क्रिया कर जाए। जैसे मान के चले हम क्या करें, अमोनिया ले लें, अमोनिया को हमने जल में घोला, अब जल यहाँ पर ऐसे विलायक की तरह काम कर रहा है, अमोनिया विलेय है। अब ये दोनों क्या करेंगे, आपस में क्रिया करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। तो ये क्या हो गया, एसोसिएशन हो गया, यानी कि ये सगुणन हो गया, यानी कि ये दोनों जुड़ गए। तो इससे क्या हो गया, उनकी संख्या में घटोत्तरी हो गई, यानी वो घट गए। समझ रहे हैं? तो कहने मतलब ये है कि अणु संख्यक जो गुणधर्म होते हैं वो तभी नॉर्मली एप्लीकेबल होते हैं जब विलेय पदार्थ टूटे नहीं, विलेय पदार्थ जुड़े नहीं, विलेय पदार्थ जो है पानी या विलायक से क्रिया नहीं करे, विलेय पदार्थ सही से उस विलायक में घुल जाना चाहिए। ऐसा भी नहीं उसको घोल रहे हैं वो सही से घुल ही नहीं रहा है, कुछ घुल गया, कुछ उसका हिस्सा जो है वो तली में जाके बैठ गया या घुल नहीं रहा है, तब भी नहीं होना चाहिए। तो जब हम ऐसे विलेय पदार्थों को यूज करके विलयन बनाते हैं तो उस विलयन जो बनता है उसके सामान्य अणुसंख्यक गुणधर्मों के मान में, वैल्यूज में हमें चेंजिंग देखने को मिलती है, ठीक है। अब अणुसंख्यक गुणधर्म कौन कौन से हैं? वही 4 प्रकार के, वाष्पदाब में अवनमन और पथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन यानी कि डेल्टा TF, डेल्टा TB और P-PS/P। और इधर हम पढ़ते हैं पराशरण दाब जिसको कहते हैं पाई बराबर CRT। तो इनके जो मान होंगे उस विलयन के जब हम ये मान निकालेंगे, जैसे मान के चलो ये हमने विलयन बनाया, अब हमसे कहा गया कि आप हमें इसका जो है डेल्टा TF निकाल के दिखाइए। तो जब ऐसा हमने विलेय पदार्थ ले रखा होगा कि जो टूट रहा होगा या जुड़ रहा होगा उसका डेल्टा TF का मान सामान्य से जितना आना चाहिए उससे या तो कम आएगा या ज्यादा आएगा। ये ऐसे जो विलयन बनते हैं उनको कहते हैं हम असामान्य अणु संख्यक गुणधर्म।
ऐसे विलयन के जो गुण होते हैं, ऐसे विलयनों के गुण कहलाते हैं असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म। चलिए अच्छा, अब इसको हम एक बार रीड करते हैं, अब समझ में आएगा अच्छे से। देखते हैं, इसी बात को और समझाएंगे, आज पूरे लेक्चर में यही चलेगा, ठीक है। देखें भाई क्या कह रहे हैं। देखो, जब किसी विलय को विलायक में घोलने पर उसका वियोजन हो जाए, यानी उसका डिसोसिएशन हो जाए, जैसा हमने बताया, सगुणन हो जाए यानी कि वो जुड़ जाए, तो विलयन में कणों की संख्या परिवर्तित हो जाती। कणों की संख्या परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। अगर कणों की संख्या में बदलाव आ रहा, कणों की संख्या बढ़ रही है, घट रही है, तो विलयन के सामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म जो है बदल जाएंगे, वो असामान्य में चेंज हो जाएंगे। इस कारण विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्मों के प्रायोगिक मान, अब ये प्रायोगिक मान का समझ रहे, मतलब जो हम डेल्टा टीएफ मान रख के कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा प्रायोगिक मान। और उनके सैद्धांतिक मान जैसा आना चाहिए, जैसा नॉर्मली आना चाहिए, हमने कहा कि इतनी वैल्यू हम रखेंगे, इतना इतना आना चाहिए, लेकिन उससे या तो वो मान कम आएगा या ज्यादा आएगा। तो जैसा आ रहा है वो है प्रायोगिक, एक्सपेरिमेंटल, और जैसा आना चाहिए सिद्धांत के हिसाब से, ठीक है, वो है थ्योरेटिकल। तो इनसे भिन्न प्राप्त होते हैं, बस इन भिन्न मानों को ही असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं, बस बात खत्म। तो ये हो गया असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म। ये चित्र के थ्रू यहाँ दिखाया गया, देखो यहाँ पे वियोजन हो गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कणों की संख्या बढ़ती है, जब वियोजन होगा तो कणों की संख्या बढ़ती है, सगुणन में कणों की संख्या घटती है। ये बात सदैव ध्यान रखना, अभी इसको आगे हम और बताएंगे, ठीक है। इसमें घटेगी, इसमें प्लस होगी, इसमें बढ़ेगी, ठीक है। वियोजन में विलय के कणों की संख्या बढ़ जाएगी और संयोजन में विलय के कणों की संख्या घट जाएगी, ठीक है। प्रायोगिक मान, सैद्धांतिक मान, भिन्न मान, ठीक है, वो अलग बात है, ठीक है। प्रायोगिक मान जो होते हैं वो सैद्धांतिक मान से अलग आते हैं। तो ये हो गया असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म, ठीक है। नॉर्मल से अलग आएंगे तो यही है। अच्छा, इसके बारे में भी टिप्पणी पूछते हैं, जैसा हमने यहाँ पे लिखा है, अच्छे से यहाँ पे टाइप करके लिखवाया है। ये कोई किताबी लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किताब उठाया, कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पे ले आए, ठीक है। ये समझ के सरल एकदम जो है अंदाज में है, ठीक है। हालांकि इसमें साइंस को भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि अगर हम पूरा ही देसी अंदाज में कर देंगे तो फिर साइंस के नजरिए से क्या रह जाएगा। साइंस के नजरिए से भी पढ़ना है और अपने सरल शब्दों में भी पढ़ना है, दोनों तरीके से हमें जो है पढ़ना है, ठीक है। चलें, अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसी पे आगे अभी और बात करेंगे। चलें, अच्छा देखें, चलें, अच्छा, अब इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण हम जान लेते हैं। किसके पीछे का, कि ये असामान्य क्यों आ रहा है, अणुसंख्यक गुणधर्म में बदलाव क्यों हो रहा है। तो देखो, सीधा सीधा एक ही है कि विलय के जो कण हैं वो टूट रहे हैं या वो जो है जुड़ रहे हैं, बस यही एक कारण है। लेकिन उसको साइंस के नजरिए से हम देखेंगे, ठीक है। तो साइंस के नजरिए से देखना बहुत जरूरी है, समझने के लिए बता रहे हैं, ठीक है, वो भी जरूरी, सब जरूरी है। देखो, इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण, साइंटिफिक रीजन देखें। अणुसंख्यक गुणधर्म जैसे डेल्टा टीएफ का मतलब हिमांक में अवनमन, डेल्टा टीवी का मतलब क्वथनांक में उन्नयन, पाई का मतलब पराशरण दाब, ठीक है, सीधे तौर पर कणों की संख्या के समानुपाती होते हैं, जैसा कि हमने बताया। क्योंकि ये सभी जो है अणुसंख्यक गुणधर्म है, और अणुसंख्यक गुणधर्म जो होते हैं वो सीधे तौर पर कणों की संख्या के समानुपाती होते हैं। जैसे जैसे कणों की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे इनके मान भी बढ़ते हैं। अगर उनका मतलब कणों की संख्या घट रही है तो फिर इनके मान भी घटेंगे, क्योंकि समानुपाती हैं, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलें आगे देखते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज प्रोपोर्शनल टू कणों की संख्या, यानी कि नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। इसी बात को हमने मैथ के नजरिए से लिख दिया है, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा है उसी को लिख दिया गया है। चलें, अब इसमें दो कंडीशनें बनती हैं, कौन कौन सी। एक हमने बताया, या तो विलय पदार्थ का डिसोसिएशन हो जाएगा, विलय पदार्थ टूट जाएगा, तो एक कंडीशन बनेगी वियोजन की स्थिति में, दूसरी कंडीशन बनेगी सगुणन एसोसिएशन की स्थिति में। तो 1 बाय 1 करके हम देखते हैं, ठीक है। चलें, अच्छा देखें, कह रहे हैं कि जब कोई वैद्युत अपघट्य जानते हैं। अपघट्य का मतलब होता है जैसे कोई अणु हम डालें, अगर वो पानी में डालने पर या किसी विलायक में डालने पर टूट रहा है तो उसका हो रहा है अपघटन। उसका क्या हो रहा है, अपघटन हो रहा है। और जिसका हो रहा है उसको कहते हैं अपघट्य। क्या कहते हैं, अपघट्य कहते हैं। और ऐसे जिनका अपघटन हो जाएगा आयनों में, किसमें होगा, आयनों में। तो जब
घट अब मतलब उसका जो है अपघटन हो जाएगा। जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो वो विद्युत धारा का कंडक्टर होगा, विद्युत धारा का सुचालक की तरह काम करेगा, इसीलिए उसको वैद्युत अपघट्य कह रहे हैं क्योंकि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। ठीक, तो जब वैद्युत अपघट्य जैसे NaCl Na+ और Cl- आयनों में टूट जाता है, KCl K+ Cl- आयनों में टूटता है, BaCl2 Ba+2 Cl- आयनों में टूटेगा, तो ये सब वैद्युत अपघट्य हैं, आयनों में टूटते हैं और कणों की कुल संख्या बढ़ जाती है। जैसा हमने बताया, अभी हमने बताया, जैसे हमने NaCl का एक अणु ले जाके हमने किसमें घोल दिया, जल में घोल दिया, घोला एक और देखा हमने वो हो गए दो, कितने हो गए, दो। भाई देखो ये एक अणु है, इसको घोला, इसके दो कण बन गए। ऐसे तो हमने उसमें हजारों घोले, 1000 घोल दी तो 1000 के 2000 हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। और कोई पता लगे ऐसा ले लिया वो 3 कणों में टूट रहा है तो उसका 3 गुना हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, कणों की संख्या बढ़ जाती है। ठीक, फिर देखें, फलस्वरूप अणु संख्या गुणधर्मों के मान भी बढ़ जाते हैं। जो उनके मान हम निकालेंगे, जो विलयन हम बनाएंगे उसका, चाहे हम डेल्टा TF निकालें, चाहे डेल्टा TB निकालें, चाहे पाई निकालें, तो उनका जो मान आएगा वो नॉर्मल से ज्यादा आएगा। कितना आएगा, ज्यादा आएगा। तो वैज्ञानिक प्रभाव हम क्या कह सकते हैं कि प्रायोगिक मान इज ग्रेटर देन सैद्धांतिक मान, यानी कि जो प्रैक्टिकल वैल्यू होगी वो थ्योरेटिकल वैल्यू से ज्यादा है। ये जो ग्रेटर देन का चिन्ह लगा है तो ये क्या बता रहा है, इसका मान ज्यादा आएगा। ये मान क्यों ज्यादा आ रहा है, क्योंकि कणों की संख्या बढ़ गई है। ठीक है, इसलिए ये ऐसा हो रहा है। अगर समझ, अब ये एक समझ लिया, इसका जस्ट उल्टा जो है दूसरी स्थिति में कर देना है, क्योंकि यहाँ पर कणों की संख्या बढ़ गई है, नीचे वाले केस में कणों की संख्या घट रही है, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। तो एक को सही से समझ लिया, दूसरा ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस समझना है सही से। दूसरी कंडीशन देखते हैं, चलो। सगुणन एसोसिएशन की स्थिति में जैसा हमने बताया कि अमोनिया को हमने जल में घोला, अब वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया, तो उसका क्या हो गया, संयोजन हो गया, कणों की संख्या घटा दी उसमें। ठीक, जब विलय के अणु जैसे बेंजीन में एसिटिक एसिड आपस में जुड़कर बड़े अणु बना लेते हैं, यहाँ पे दूसरा उदाहरण दे रखा है, जैसे बेंजीन को हम एसिटिक अम्ल में घोले तो बेंजीन और एसिटिक अम्ल क्रिया करके एक अणु बना लेंगे नया, एसोसिएशन हो जाएगा। इससे क्या होगा, कणों की संख्या कम हो जाएगी। भाई दो अणु थे, दो अणु क्रिया कर ली, एक अणु कर घट गई, भाई अणुओं की संख्या घट गई, और जब घट जाएगी तो अणु संख्या गुणधर्मों के मान भी घट जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि प्रायोगिक मान इज लेस देन सैद्धांतिक मान, यानी कि प्रैक्टिकल वैल्यू इज लेस देन थ्योरेटिकल वैल्यू। ठीक है, घट जाएंगे। तो ये दो कंडीशनें ही हमको ध्यान में रखनी है। इन दो कंडीशनों को अगर ध्यान में हमने रख लिया तो इसी से हमारा ये पूरा कॉन्सेप्ट वांट हाफ गुणांक में भी एप्लीकेबल है। अभी इसको सही से समझा दिया हमने, वांट हाफ गुणांक बहुत सरल हो गया। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझ लिया, सही से समझ लिया ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण, तो वांट हाफ गुणांक भी हम सही से समझ जाएंगे। वांट हाफ गुणांक इसीलिए दिया गया, क्यों, ये असामान्यता जो आ रही है, इनके वैल्यू जो घट बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर टूट रहा है तो डेल्टा TF का मान बढ़ेगा, अगर वो जुड़ रहा है तो डेल्टा TF का मान घटेगा। इन किसी के भी मान ले सकते हैं। तो ऐसा हो रहा है, ये तो पता है। अब इसमें ऐसा क्या करें कि हमें चेंजेस ना मिले, हमें जो है फिक्स वैल्यू मिल जाए, घटे बढ़े ना, तो उसके लिए वांट हाफ ने सुझाव दिया, वो अभी हम जानेंगे। ठीक, चलें। अच्छा, तो ये चित्र लगा है, देखो, डेल्टा TF हिमांक में अवनमन, डेल्टा TB क्वथनांक उन्नयन, पाई पराशरण दाब। ठीक है, ये गुणधर्म विलयन में उपस्थित कणों की कुल संख्या पे निर्भर करते हैं, ना कि उनकी प्रकृति भी। अणु संघ गुणधर्मों के बारे में थोड़ा यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है, हालांकि इनको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। चलें। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बढ़ा जाता है। चलें। अच्छा भाई, देखें आगे क्या कह रहे हैं। तो ये वैज्ञानिक कारण हो गया। ठीक, अब हम आ जाते हैं असामान्य मोलर द्रव्यमान के साथ संबंध। इसका असामान्य मोलर द्रव्यमान के साथ क्या संबंध है, उस संबंध को हम जान लेते हैं। ठीक है, देखें भाई, कह रहे हैं कि क्रूशियल फॉर बोर्ड एग्जाम्स, ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये जो बोर्ड से एग्जाम होंगे, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, तो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। 1 या 2 नंबर में ये भी पूछ लेते हैं लघु टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, देखें क्या करें, अणु संख्या गुणधर्म विलय के मोलर द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये सही से नहीं लिखा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अणु संख्यक गुणधर्म, अणु संख्यक
गुणधर्म यहाँ पे लिख लें, ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, लिख नहीं पाया वहां पर। अणु संख्या गुणधर्म किसके व्युत्क्रमानुपाती है? मूलर द्रव्यमान के। और मूलर द्रव्यमान मालूम क्या है? मूलर द्रव्यमान कुछ नया नहीं है, मूलर द्रव्यमान है उस विलेय पदार्थ का भार, यानी कि स्मॉल w द्रव्यमान, ठीक है। मूलर द्रव्यमान ये कोई नई चीज नहीं है, आंकिक प्रश्न लगाते हैं तो उसमें स्मॉल w की वैल्यू निकालते हैं, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान या भार निकालते हैं, वही। तो इन्होंने क्या कहा कि अणु संख्या गुणधर्म जो होते हैं वो उस विलयन में घुले विलेय पदार्थ के मूलर द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में इनवर्सली मतलब उल्टा है, यानी कि जैसे जैसे मूलर द्रव्यमान बढ़ेगा वैसे वैसे अणु संख्या गुणधर्म में चेंजेस ज्यादा आएंगे, मतलब सामान्य से असामान्य की तरफ जाएगी, यानी कि वैल्यू ज्यादा शिफ्ट होगी, वैल्यू में परिवर्तन ज्यादा आएगा। तो ये इनवर्सली है। और अगर मूलर द्रव्यमान का मान अगर हम इसका घटाते चले जाएंगे तो फिर जो है अणु संख्या गुणधर्मों में चेंजेस आते हैं। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, इनवर्स रिलेशन है, एक को घटाएंगे तो दूसरा बढ़ेगा, एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा घटेगा, ठीक है। यदि कणों का वियोजन होता है, देखें तो प्रेक्षित ऑब्जर्व मूलर द्रव्यमान उसके वास्तविक मान से कम प्राप्त होता है। वही बात लिखी, बस यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से लिख दिया है। भाई अगर कणों का क्या हो रहा है? वियोजन हो रहा है, तो जो ऑब्जर्व हमको मूलर द्रव्यमान मिलेगा वो उसके वास्तविक मान से कैसा प्राप्त होगा? कम प्राप्त होगा, ठीक है। यदि कणों का सागुणन होता है, क्या होता है? सागुणन होता है, तो प्रेक्षित मान मूलर द्रव्यमान जो होगा वो वास्तविक मान से अधिक प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि मूलर द्रव्यमान इनवर्स रिलेशन में है, ठीक है, उल्टा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ठीक। इसे हम क्या कहते हैं? असामान्य मूलर द्रव्यमान कहते हैं। यही हमारा है असामान्य मूलर द्रव्यमान, ठीक है। ये चित्र देखो यहाँ बना, बेहतरीन सा डायग्राम, यहाँ पे समझ लो, देखो व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मूलर द्रव्यमान कम तो कणों की संख्या अधिक, कणों की संख्या अधिक तो अणु संख्या गुणधर्मों के मान में भी ज्यादा हमें परिवर्तन देखने को मिलेगा, ठीक। अगर मूलर द्रव्यमान अधिक तो कणों की संख्या कम, और कणों की संख्या अगर कम तो अणु संख्या गुणधर्मों के मान में कम परिवर्तन देखने को मिलेगा, कम चेंजेस देखने को मिलेंगे, वैल्यू ज्यादा शिफ्ट नहीं होगी जितनी नॉर्मली आनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो ये जो है पूछ लेते हैं, 1 या 2 नंबर पूछ लेते हैं, इसको जो है नोट्स में अपने जो कॉपी बना रहे हैं उसमें जो है इसको लिख लें सही से। चित्र की टेंशन ना ले, चित्र ये ऐसा अगर बनाना चाहे बीकर तो बना ले, अपना रफली बना ले, ठीक है, नहीं तो केवल इतना यही लिख दें, ठीक है, तो भी काम चल जाएगा। चित्र देखो बनाने का ज्यादा प्रयास ना करें, चित्र जहां पे जरूरत होगी कि ये वाला चित्र बनेगा हम बता देंगे, ठीक है, क्योंकि ये सब कंप्यूटर ग्राफिक्स की सहायता से चित्र बने हैं, हम नहीं बना पाएंगे इनको इतने अच्छे से, कंप्यूटर ने बनाए भाई, हम कोई आर्टिस्ट थोड़ी ना है, तो हम तो केवल रफली बना देंगे अपने समझने के मतलब का, ठीक है। पेपर में जब बनाते हैं एग्जाम में तो थोड़ा और अच्छा बना देते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। चलें, अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं स्क्रीनशॉट लेने। चलें, अच्छा देखें, अब हम आ जाते हैं मेन टॉपिक, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर टिप्पणी पूछी जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर बच्चों ध्यान रखना, हम बना देते हैं स्टार। क्या बना देते हैं? ये स्टार, हमारा स्टार ऐसा ही बनता है, ठीक है, हम नॉर्मली वैसा स्टार नहीं बनाते हैं, ये हमारे लिए हमारा स्टार है, ठीक है। और स्टार नहीं तो यहाँ पे लिख लिया करो इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट का मतलब ये बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको पूछा जाता है। 3 नंबर में पूछते हैं बांट-हाफ गुणांक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बांट-हाफ गुणांक क्या है, ऐसे करके इसको पूछेंगे। चलिए फिर समझते हैं, देखो ये बांट-हाफ गुणांक असामान्य अणुसंख्य गुणधर्म से ही रिलेटेड है, इसीलिए हमने उसको पहले पढ़ाया, इसको बाद में पढ़ा रहे हैं, ठीक। वो सही समझ लिया तो ये भी बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, वो अगर सही से नहीं समझा तो उसको समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी, ठीक है। बसंते समझ में तो ये भी आ जाएगा, समझो देखो क्या कह रहे हैं। देखो हुआ क्या, इनके पीछे कहानी समझते हैं। देखो सन 1886 में एक वैज्ञानिक हुए, एक कहानी की तरह पहले देखते हैं तो चीजें सही समझ में आएंगी। सन 1886 में एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था बार्ट हाफ,
क्या नाम था? बानठाप। इन्होंने क्या किया? बानठाप था इनका नाम। पहले ये जान लो, रसायन विज्ञान के क्षेत्र का सबसे पहला जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो नोबेल पुरस्कार प्राइज दिया गया था, वो इन्हीं दिया गया था, बानठाप को। हालांकि जिस कार्य के लिए, जिस शोध के लिए दिया गया था, वो उनका शोध अलग है, ये शोध इनका अलग है। अब वो क्या शोध है तो वो अलग टॉपिक है, ठीक है। अभी ये जान लो कि ये वो वैज्ञानिक हैं, केमिस्ट हैं, जो जिन्हें रसायन विज्ञान के क्षेत्र का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक, कब की बात है? 1886 में बानठाप नामक वैज्ञानिक हुए। इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्रयोग किया। क्या किया इन्होंने? जैसे विलयन तैयार किया। इन्होंने, इनके मन में आया कि ऐसा करते हैं कि विलयनों का निर्माण जो हम कर रहे हैं, तो ऐसे विलय पदार्थों को लेकर विलयनों का निर्माण किया जाए जो विलय पदार्थ विलायक में जाके टूट रहे हैं या वो विलायक में जाके क्रिया कर रहे हैं, सगुणित हो रहे हैं, यानी कि या तो वो डिसोसिएट हो रहे हैं या वो एसोसिएट हो रहे हैं। ठीक, तो उन्होंने क्या किया? ऐसे ही विलय पदार्थों को चुना और ऐसे विलय पदार्थों को चुनकर जल में घोलकर, शुद्ध विलायक में घोलकर उनका विलयन तैयार किया। विलयन तैयार करने के बाद उन्होंने उस विलयन का डेल्टा टीएफ निकाला, डेल्टा टीवी निकाला, पाई निकाला, ठीक है, और वाष्प दाब में अवनमन यानी कि P माइनस पी एस अपॉन पी निकाला, यानी कि इन सबको फार्मूले रखे, सबकी वैल्यू उन्होंने कैलकुलेट की। तो इन्होंने देखा कि सबके जो मान आ रहे थे, सबके जो वैल्यूज आ रही थी, वो थ्योरेटिकल वैल्यू से जितनी आनी चाहिए उससे जो है ज्यादा या कम आ रही थी, उससे ज्यादा या कम आ रही थी। तो उनके मन में आया कि ये ऐसा क्यों है भाई, ये कम या ज्यादा क्यों आ रही? हालांकि उनको पहले से ये मालूम है, पहले सुने ये मालूम था कि वैल्यू अलग आएंगी। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही बता रखा है कि कोई भी अणुसंख्यक गुणधर्म हो, उसमें जिस विलय पदार्थ को हम यूज करेंगे विलयन बनाने में, वो टूटना नहीं चाहिए, वो जुड़ना नहीं चाहिए, वो आसानी से घुल जाना चाहिए। ये कंडीशनें अगर लागू है तो जो विलयन बनेगा वो सामान्य बनेगा, नॉर्मल बनेगा। उसके आप निकालोगे डेल्टा टीवी, डेल्टा टीएफ, पाई, तो नॉर्मल वैल्यू प्राप्त होगी, सैद्धांतिक थ्योरेटिकल वैल्यू प्राप्त होगी। और अगर उसमें कोई जो है मतलब टूटने वाला, जुड़ने वाला, सही से ना घुलने वाला विलय पदार्थ घोल के बनाया, तो वे जाहिर सी बात है उसके वैल्यू में चेंजेस आने ही आने हैं। ठीक है, तो ये तो होना ही होना था, इन्हें पहले से मालूम था ये होगा। ठीक है, ये इनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं, ये हम समझाने के लिए बता रहे हैं कि हमें आश्चर्य लगे, बच्चों को आश्चर्य लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा भाई क्यों हुआ वो तो हमने बता दिया। तो इसी को ठीक करने के लिए जो वैल्यू इधर उधर शिफ्ट हो रही थी, भाई ज्यादा वैल्यू कब आ रही होगी? आप समझ गए होंगे ज्यादा वैल्यू कब आएंगी? जब विलय के पदार्थ के अणुओं का डिसोसिएशन हो रहा होगा, जब वो टूट रहे होंगे तो ज्यादा वैल्यू आ रही होगी, बताया था भी हमने। और जब वो जुड़ रहे होंगे तो वैल्यू कम आ रही होगी, जब वो वही वाली बातें इसमें आके लागू हो गई। ठीक है, इसीलिए हमने पहले वो बताया, नहीं तो डायरेक्ट अगर समझाएंगे, यही हम पढ़ाते बांटा पढ़ा, तो जल्दी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो कहने मतलब इन्होंने कहा कि ये तो होना ही होना है, इसे हम नहीं रोक पाएंगे। अगर हमें वास्तविक वैल्यू चाहिए तो विलय पदार्थ नॉर्मल होना चाहिए, टूटे नहीं, जुड़े नहीं। ठीक है, सही घोल जाना चाहिए। लेकिन मतलब अगर हमें जो है ऐसा ही विलय पदार्थ घोल के विलयन बनाना है, उसका डेल्टा टीएफ टीवी वगैरह निकालने, तो क्या हम करें कि वैल्यू सही आए? तो उसके लिए इन्होंने दिया बानठाप गुणांक, जिसको हम कहते हैं आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, चले भैया, भाई उसमें लिखा अच्छे से, उसी को पढ़ते हैं, इसी को हमें लिखना है, इसी को समझ लेना है। देखें भाई, यही लिखा है, देखो। तो बानठाप ने अपने प्रयोग में पाया कि विलायक में वियोजित व सगुणित हो जाने वाले विलय पदार्थों पर डेल्टा टीएफ, डेल्टा टीवी व पी माइनस पी एस अपॉन पी, यानी कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, तथा पाई बराबर सीआरटी, यानी कि पराशर दाब वाला फार्मूला, ये सूत्र भली भांति सही मान नहीं देते हैं। जो विलयन हम बनाओगे और उस विलयन की ये सब वैल्यू निकालोगे तो ये सही मान नहीं देंगे। ठीक है, अर्थात इनके विलयन आशा से परे मान देंगे, आशा से परे। ठीक है, इसी मान को सही करने हेतु तो बानठाप ने आई नाम का सुधारक दिया। क्या दिया? आई नाम का सुधारक दिया। आई क्या है? बानठाप गुणांक, बानठाप फैक्टर। ठीक है, अब ये तो मतलब पूरे इसके पीछे कहानी, क्यों दिया, क्यों उसकी जरूरत पड़ी, क्या मतलब इनको पर इसको देने की जरूरत थी, वो था इसके पीछे। ठीक है, हिस्ट्री थी एक तरीके से। ठीक है, तो ये भाई ये जो हमने यहाँ बताया, इसको ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलें अच्छा आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लें, ये लिख लेना है। ठीक है, बानठाप गुणांक डाल के परिचय करके यहाँ से यहाँ तक
लिख लेना, वो कुछ नहीं बनेगा। ठीक, चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं केमिस्ट्री में हम जानते हैं कि अणु संख्या गुणधर्म केवल विलयन में मौजूद कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। अब हम केमिस्ट्री के अनुसार देखते हैं बांड ठहर गुणांक की परिभाषा हम कैसे लिखेंगे। भाई बांड ठहर गुणांक को तो हमने ये बता दिया इस स्लाइड में कि ये क्यों इसकी जरूरत पड़ी। ठीक है, अगर दीर्घ में पूछे, पहली बार दीर्घ में पूछते ही नहीं है। ठीक है, ये समझाने के लिए, बेस तैयार करने के लिए, लिख लो समझ लो, याद नहीं करना है। ठीक है, लिखना क्या है, लिखने के लिए ये हम परिभाषा देखो लिख के लाए हैं, इतना लिख देना है और उदाहरण से समझा देना, बस 2-3 नंबर का हो जाएगा, 2 नंबर मिल जाएंगे अच्छे से। ठीक है, और एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ बच्चे को अच्छी जानकारी है, अच्छी जगह से इसको नॉलेज मिली है। ठीक है, देखें तो जब हम किसी वैद्युत अपघट्ट जैसे इलेक्ट्रोलाइट, वैद्युत अपघट्ट समझ गए होंगे भाई, जो टूट रहा है ब्लैक में घोलने पे टूट रहा है, जैसे NaCl ले लो, जैसे NaCl या MgCl2 घोलते हैं तो वे आयनों में टूट जाते हैं। ठीक है, इससे कणों की संख्या बढ़ जाती है और हमारे प्रयोग के नतीजे यानी कि कैलकुलेटेड वैल्यूज बदल जाते हैं। ठीक है, वही बात लिखिए। इसी गड़बड़ी को सुधारने के लिए, जो गड़बड़ी हो रही है, ये क्या हो रही, गड़बड़ी हो रही है, इस गड़बड़ी को सुधारने के लिए बांड ठहर ने आई का सुझाव दिया। आई का यूज करो, किसका यूज करो, आई का यूज करो। हालांकि इंटर लेवल पे ज्यादा आई का यूज नहीं है, इंटर लेवल पे ज्यादा आई का यूज नहीं है। जब BSc लेवल पे जाएंगे और थोड़ा आगे बढ़ेंगे, हाई लेवल की स्टडी करेंगे, तो उन किताबों में हम आई के बारे में और जानते हैं। इसमें थोड़ा सा है, जितना है उतना ही हम बताएंगे, ज्यादा जितना काम का है उतना ही बताएंगे, ज्यादा जो बेकाम का है वो नहीं बताएंगे। ठीक है, तो आई का इन्होंने कहा यूज करो, आई का सुझाव दिया। देखते हैं केमिस्ट्री के अनुसार बांड ठहर गुणांक की परिभाषा, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको लिखना है सही से, इसी को याद कर लेना। देखें, किसी अणु संख्या, ये गलत लिखा सही कर लेना। ठीक है, किसी अणु संख्या गुणधर्म के प्रायोगिक मान, किसी अणु संख्या गुणधर्म के, कोई विलयन है, किसी विलयन के अणु संख्या गुणधर्म का हम अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके प्रायोगिक मान, ऑब्जर्व वैल्यू, ऑब्जर्व वैल्यू मतलब जो हम कैलकुलेट करके निकाल रहे हैं तत्कालीन, ऑब्जर्व वैल्यू, और उसके सैद्धांतिक मान, कैलकुलेटेड वैल्यू, और उसके सैद्धांतिक मान जो हम समझ रहे थे कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए, कम या ज्यादा नहीं आना चाहिए। कम या ज्यादा जो आ रहा है वो है प्रायोगिक मान, और जितना आना चाहिए वो है कैलकुलेटेड मान के अनुपात को बांड ठहर गुणांक आई कहते हैं। बस बात खत्म, बस इतना ही है, बांड ठहर गुणांक कुछ नहीं। ठीक है, ये समझाने के लिए, समझना बहुत जरूरी है। इंटर लेवल पर आके बच्चों को समझना बहुत जरूरी है। हर एक बच्चे को अपनी समझनदानी का विकास करना चाहिए। अगर वो आगे की फील्ड में बढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई के लाइन में आगे जाना चाहते हैं, तो उन्हें सही से समझनदानी का इस्तेमाल करके, समझनदानी को विकसित करके पढ़ाई करनी चाहिए, ना कि कॉपी एंड बुक स्टाइल में। ठीक है, कि एकदम मॉडल लिया, कॉपी लिया, बच्चों की तरह उसको लिख लिया, याद कर लिया, पेपर दे दिया, पास हो गए। बस किसके लिए, वो एक कागज चाहिए हमेशा, किसके लिए, कागज चाहिए, हमें एक मार्कशीट चाहिए ताकि हम दिखा सकें देखो हम इंटर पास है। नॉलेज कुछ है नहीं, समझ रहे हैं। अच्छा, इंटरेस्ट होना चाहिए पढ़ाई में, इंटरेस्ट तभी जागेगा जब हमें चीजें सही से समझ में आएंगे। समझ में आने लगी चीजें से तो इंटरेस्ट जाग जाएगा, इंटरेस्ट जाग गया तो पढ़ाई में मन लगने लगे, पढ़ाई हम आसानी से करने लगे। ठीक है, इंटरेस्ट तभी जागेगा जब चीजों को सरल से सरल शब्दों में समझाया जाए, प्रायोगिक तरीके से समझाया जाए। तो भाई हम कर रहे हैं प्रायोगिक तरीके से, पहले चीजों को समझा देते हैं और उसके बाद केमिस्ट्री के अनुसार यहाँ पे हमने परिभाषा लिख दी है। ठीक है, तो कह रहे हैं आई क्या हो गया, आई का मतलब ये हो गया, आई बराबर हो गया कि जो प्रायोगिक मान है, कौन सा मान है, प्रायोगिक मान, आई बराबर प्रायोगिक मान, आई बराबर प्रायोगिक मान अपॉन सैद्धांतिक मान। ये जो है बस यही बांड ठहर गुणांक है और बांड ठहर गुणांक कुछ नहीं है। आयो समझ में। तो किसी भी हम जो है विलयन का अगर आई पता करेंगे तो प्रायोगिक मान ऊपर रखेंगे और जो नॉर्मली आना चाहिए उसको नीचे रखा जाएगा। ठीक है, हालांकि इतना तो नहीं है इंटर लेवल पे, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी दी जा रही है यहाँ पे। इस लेवल पे बच्चों को थोड़ा बताया जा रहा है कि हाँ ये भी कुछ होता है, आगे चल के जानेंगे। देखो अब इसको समझते हैं। जैसे NaCl एक ठोस नमक ले लिया, पानी में घोलने पर विघटन हो गया, डिसोसिएशन हो गया, Na+ और Cl- आयनों जो बताया, कणों की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई, रिजल्ट ये हुआ। फिर उदाहरण देखो क्या लिया, NaCl लिया, NaCl जैसे हमने लिया तो देखो NaCl घोलने पर Na+ Cl- अणु में टूट गया, तो I बराबर जब निकालेंगे तो I बराबर इसकी वैल्यू आएगी 2,
आई का मतलब कितने कणों में वो टूट गया, तो यहाँ 2 कणों में टूटा तो देखो 2 आ गई इसकी वैल्यू। ठीक, यहाँ MgCl3 देखो ये कितने टूटेगा, 1 Mg का मिलेगा और 2 Cl के मिलेंगे, कितने कण मिले 3, तो आई बराबर 3। यहाँ देखो CaCl2 इसको तोड़ेंगे तो 1 इसका मिलेगा, 2 इसका मिलेंगे, तो आई बराबर 3 यहाँ पर हो गया। ठीक, ये आई की वैल्यू हम वहां पे पुट करते हैं, आई की वैल्यू वहां पुट करेंगे। अच्छा, यहाँ आई बांड ठाप गुणांक है और बांड ठाप गुणांक बराबर ऑब्जर्व वैल्यू अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। आई बराबर यानी कि बांड ठाप गुणांक बराबर ऑब्जर्व वैल्यू अपॉन सैद्धांतिक वैल्यू यानी कि कैलकुलेटेड वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बांड ठाप गुणांक। बांड ठाप गुणांक के लिए ये परिभाषा ध्यान रखें, इसको याद करना है, समझ लेना है और इसी को लिख देना है। ठीक है, चले अच्छा आगे बढ़ते हैं, और तो इसमें कुछ है नहीं। देखें सरल शब्दों में एक बार इसको समझ लेते हैं। ठीक है, देखो भाई क्या कह रहे हैं, सरल शब्दों में परिभाषा, जैसे जब हम किसी पदार्थ सॉल्यूट को पानी या किसी द्रव में घोलते हैं तो अंदर जाके उसकी कणों की संख्या बदल जाती है। यहाँ पर अगर हम ये कहें कि जब हम किसी ऐसे विलेय पदार्थ को पानी या किसी द्रव में घोलते हैं जो कैसा हो, जो अंदर जाके या तो टूट रहा हो या अंदर जाके आपस में विलायक के अणुओं के साथ जाके जुड़ रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में उसके कणों की संख्या बदल जाएगी। अगर टूट रहा होगा तो बढ़ेगी, जुड़ रहा होगा घटेगी। घोलने के बाद कणों की संख्या और घोलने से पहले कणों की संख्या के अनुपात को बांड ठाप गुणांक कहते हैं। इससे सरल कहीं और नहीं। ठीक है, ये सबसे सरल है, वो साइंटिफिक नजरिए से है। देखो बात तो वही है भाई, घोलने के बाद कणों की संख्या, घोलने के बाद कणों की संख्या मतलब ऑब्जर्व वैल्यू हो गई। ठीक है, और फिर घोलने से पहले कणों की संख्या यानी कि प्रायोगिक वो वाली सैद्धांतिक वाली वैल्यू हो गई। तो वही बात है, ये सरल तरीके से समझाई गई है, वो थोड़े साइंटिफिक तरीके से बताई गई है। तो घोलने के बाद कणों की संख्या और घोलने से पहले कणों की संख्या के अनुपात को, रेशियो को ही बांड ठाप गुणांक कहते हैं, और इसको हम आई से डिनोट करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, वही बात लिखी है। तो वो वाली जैसे परिभाषा हमने बताई वो लिख देना और सरल शब्दों में ये लिख देना, बस बात खत्म। एग्जामिनर को पता लग जाएगी आप बहुत अच्छे से इसको जो है समझ में आया है, इसने चीजों को सही से हैंडल किया है, सही से परिभाषा लिखी है बच्चे ने। ठीक है, देखें जैसे यहाँ पे पदार्थ जैसे नमक ले लिया NaCl, पानी घोलने पर उसका डिसोसिएशन हो गया भाई, कणों की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ जैसे देखो उदाहरण है, ये उदाहरण से समझो। देखो इसे उदाहरण समझिए, उदाहरण जैसे नमक, आपने पानी में नमक का एक टुकड़ा डाला, पानी के अंदर जाते ही नमक 2 हिस्सों में टूट गया, एक Na+ और दूसरा Cl-। ठीक है, तो बाहर संख्या थी 1 और अंदर जाकर हो गई 2, तो आई बराबर निकालेंगे, तो आई बराबर निकालेंगे 2/1। भाई आई बराबर में रखेंगे कि जैसे ही हमने इसको बोला तो प्रायोगिक मान कितना आया, 2 कण प्राप्त हुए। बोले कितने थे 1, भाई 1 ही रहना चाहिए, 2 क्यों हो गए। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2, तो आई बराबर 2 आ गया, आई बराबर 2 आ गया। उसी प्रकार चीनी देखो, आपने पानी में चीनी का एक दाना डाला, चीनी पानी में जाके टूटती नहीं है भाई, एक का एक ही रहती है। चीनी जो है अब घट नहीं है, चीनी टूटती नहीं है, तो बाहर भी संख्या 1 थी, अंदर जाने पे भी 1 थी। आई बराबर जब निकालोगे तो 1/1 बराबर 1 आ जाएगा। ठीक, तो उसकी आई का मान 1 आ जाएगा। ठीक है, तो बांड ठाप गुणांक आई बराबर देखो लिखा है, ये बात भी लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरीके से भी, कि बांड ठाप गुणांक आई बराबर घोलने के बाद कणों की संख्या अपॉन घोलने से पहले कणों की संख्या। इसी बात को अगर साइंस की दृष्टि से लिखोगे तो यहाँ लिखोगे बांड ठाप गुणांक बराबर प्रायोगिक मान अपॉन सैद्धांतिक मान। बात एक ही है, ये सरल है, वो थोड़ी साइंटिफिक नजरिए से है। ठीक है, तो वो भी लिख दें और थोड़ा ये भी लिख दें। ठीक है, तो ये हमारा हो गया समझाने वाला पूरा टॉपिक। चलें अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो अगला देखें निष्कर्ष, इसका निष्कर्ष क्या निकला। देखो इसका निष्कर्ष भी है कि अगर पदार्थ अंदर जाकर टूट रहा है, जैसे नमक एसिड, तो आई का मान 1 से ज्यादा होगा। अगर टूट रहा है,
जैसे अभी हमने क्या बताया, नमक जाके टूट रहा था, उसका आई का मान कितना आया था, 2 आया था, आई का मान मोर देन 1 आया है। देखो वियोजन के लिए आई इज ग्रेटर देन 1, एक से ज्यादा मान आएगा। जैसे नमक के लिए आई बताया, अंदर जाके हमने बोला 2 आयन हो गए, पहले 1 था, इसको कैलकुलेट किया कितना आया, 2 आया, तो 1 से ज्यादा आया, आई इज ग्रेटर देन 1। और सगुणन हो रहा है, क्या हो रहा है, सगुणन हो रहा है, तो आई इज लेस देन 1, ठीक है, तो मान घट जाएगा, लेस देन 1 होगा। अगर पदार्थ अंदर जाके जुड़ रहा है तो 2 कण मिलकर 1 हो रहे हैं, तो आई का मान 1 से कम होगा अगर वो जुड़ रहे हैं, ठीक है। समझो जैसे हाइड्रोजन आयन क्लोराइड आयन पानी में डाला, जुड़ गया, HCl आयन बन गया, तो 2 जो डाले थे 1 रह गया, तो इसका मान 1 से कम आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे अंदर देखो हमने 1 रह गया, और जो डालने के बाद 1 और हमने डाले थे कितने, 2, तो इसको जब कैलकुलेट करोगे कितना आएगा, 0.5 आएगा, 0.5 आएगा। देखो 1 से कम आया, तो इसीलिए हमने कहा कि आई इज लेस देन 1, ठीक। तीसरी कंडीशन देखें, अगर पदार्थ जैसा था वैसा ही रहता है, जैसे पानी यूरिया, तो आई का मान 1 ही होगा, तो 1 ही होगा, तो 1 से 1 जो है कटेगा तो 1 आएगा, भाई 1 बोला 1 ही रहा, तो 1 से 1 बराबर 1, ठीक। तो आई बराबर 1। अवैद्युत अपघट्य जैसे चीनी के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये याद रखने योग्य है, ये जरूर लिखें, ठीक है, कि आई कब लेस देन 1 होगा, कब मोर देन 1 होगा, और कब आई बराबर 1 होगा, तो ये बात ध्यान रखो, ठीक है। एक बार चीजों को समझ लिया कि डिसोसिएशन क्या है, सगुणन क्या है, डिसोसिएशन होने से कणों की संख्या बढ़ती है तो मान बढ़ते हैं, सगुणन होता है तो कणों की संख्या घटती है तो मान घटते हैं। बस वही बात को तरह तरह से घुमा घुमा के इधर उधर कहा जा रहा है, वही बात समझाई जा रही बार बार, ठीक है। लेकिन हर बार चेंजेस है, ऐसा नहीं है कि वही बात रिपीट हो रही है, समझाने का तरीका है वही चीज, लेकिन अलग चीज, अलग नजरिए से है, ठीक है। चलिए अच्छा स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसको जो है कॉपी पे लिख लें, ठीक है, ये लिख लें, ये पूछा जाता है, ठीक है, इसको लिखें, अच्छा प्रभाव जाएगा। चलें अच्छा, ये तो ऐसे ही। अब हम आ जाते हैं बांठ-ठाप गुणांक जो था उसको हमने बता दिया। अच्छा देखो, बांठ-ठाप गुणांक पे जनरली क्वेश्चन, आंकिक प्रश्न जनरली नहीं बनते हैं, ठीक है। बाई चांस एग्जामिनर है, ठीक है, अगर एक ही प्रश्नों को बार बार घुमा फिरा के पूछ रहा है, ठीक है, कई सारे सेट बनते हैं पूरे बोर्ड में, स्टेट्स में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, तो कभी कभार बाई चांस जो है इससे भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल एक आध बन जाते हैं, रेयर कंडीशन में, दुर्लभ है, जल्दी नॉर्मली बनते नहीं है, ठीक है। इसमें भी कई टाइप के होते हैं, 2-3 टाइप के, तो जब रेयर बनते ही नहीं है, नॉर्मली रेयर है, तो क्यों बेफालतू उसमें रहने दो, और दुनिया भरे हमने आंकिक प्रश्न बताए हैं, तो उनको तैयार कर लो, सही समझ लो, उन्हीं में से मतलब आ जाएंगे, सही से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमने उनको स्किप कर दिया, वो लेके नहीं आए हम, ठीक है, अदरवाइज इनसे भी एक आध टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। चलें अच्छा, अब अगली टॉपिक पे आ जाते हैं, जो हमारा लास्ट टॉपिक है, रिवर्स ऑस्मोसिस, प्रतिलोम पराक्षण। एक प्रैक्टिकल सा सामान्य सी एक प्रक्रिया है, और ज्यादातर बच्चे इससे फेमिलियर होंगे, मतलब इसके बारे में जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो अब जान जाएंगे, ठीक है, इसके पीछे क्या केमिस्ट्री है, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, देखें भाई, इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिलोम पराक्षण, यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस, शॉर्ट में इसको कह देते हैं आरओ, कहते हैं आरओ वाटर। ये आरओ का वाटर है, कोई भी पानी की आप बोतल लीजिए, एक्वाफिना है, ठीक है, और भी कई बिस्लरी वगैरह आती हैं, ठीक है। अब तो जगह जगह पे लोकल एरियाज में मतलब वो फैक्ट्रीज वगैरह लग गई हैं, तो कैंपर वगैरह चलते हैं, ठीक है, दुकानों पे, घरों पे कैंपर दिए जाते हैं, तो आरओ का वाटर होता है, तो उसी आरओ की वाटर, अब आरओ की फुल फॉर्म पता लग गई, आरओ का मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस। अब यहाँ पर देखो बच्चों, एक काम आएगा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस हमने बता दिया इससे पहले के लेक्चर में। ऑस्मोसिस जिन बच्चों को सही से पता है, उसके पीछे की साइंस पता है, वो रिवर्स ऑस्मोसिस बहुत जल्दी पकड़ेंगे, बहुत जल्दी ट्रैप करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये ऑस्मोसिस का जस्ट अपोजिट है। देखो लिखा गया रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स का मतलब पीछे, बैक हो जाना, अपोजिट हो जाना, ठीक है। जैसे कहते हैं क्या नाम, गाड़ी हम चला रहे हैं, कोई गाड़ी चला रहे हैं, कहते हैं रिवर्स करो, रिवर्स, बैक बैक बैक, तो रिवर्स का मतलब गाड़ी आगे गई और फिर जरूरत पड़ी तो उसको पीछे बैक कर लिया, तो क्या हो गया, उल्टा हो गया, अपोजिट, उसको रिवर्स कर लिया। तो ठीक वैसा ही है, ऑस्मोसिस कराया, ऑस्मोसिस के बाद उसका उल्टा कर लिया, रिवर्स करा दिया, तो वो है रिवर्स ऑस्मोसिस। बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा अगर पराक्षण के बारे में मालूम है, लेकिन फिर भी हम यहाँ थोड़ा पराक्षण के बारे में बताना चाहेंगे कि पराक्षण क्या होता है। चलें अच्छा, देख लेते हैं एक बार जल्दी से, यहाँ पे आ जाते हैं स्लाइड पे, ये जो खाली स्लाइड हमने लगाई है इसीलिए लगाई, देखो
देखो भाई पराशरण क्या होता है जल्दी से समझते हैं। देखो हम क्या करें, एक यहाँ पे एक टैंक ले लें, ठीक है, इसमें हम बीच में लगा दें यहाँ पर एक झिल्ली। ये झिल्ली का नाम है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली वो झिल्ली होती है जो केवल विलायक के अणुओं को ही अपने आर पार जाने देती है, विलय के अणुओं को जाने से बिल्कुल रोक देती है, उसकी एंट्री नहीं होने देगी। ये एसपीएम का काम है, ये कहेगी कि विलायक के अणु अणु सब निकलो यहाँ से, हमारे आर पार सब जाओ, लेकिन विलय के अणु एक भी मत जाना है, चले गए तो समझ लेना, ठीक है। विलायक के अणु केवल जाएंगे। जैसे मान के चलो पानी लिया, पानी में चीनी घोली, अब उसको हम जो है किससे अर्धपारगम्य झिल्ली एसपीएम से छान रहे हैं, तो उसमें केवल विलायक के अणु जल के अणु जाएंगे, जल का एक भी अणु नहीं जाएगा, समझ रहे हैं। तो ऐसी झिल्ली कहलाती है अर्धपारगम्य झिल्ली। इसके पिछले लेक्चर में डिटेल में हमने सब समझाया, ठीक है। तो ये लगा दिया। अब हमने एक तरफ यहाँ पे भर दिया शुद्ध विलायक, यहाँ पे हमने क्या भर दिया, शुद्ध विलायक यहाँ पे भर दिया। शुद्ध विलायक का मतलब यहाँ पे हमने जल भर दिया, वाटर भर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे वाटर आटर ये सब भरा हुआ वाटर, और यहाँ पर हमने इसका विलयन ले लिया। क्या ले लिया, विलयन ले लिया, यानी कि सोल्यूशन ले लिया। चीनी घोली या कुछ और घोल लो, जो भी घोलना सही लग रहा है, घोल के इसका विलयन बना लो, ठीक है। तो ये शुद्ध विलायक हो गया, ये विलयन हो गया। तो ऐसी कंडीशन में पराशरण होगा। क्या होगा पराशरण, पराशरण में क्या बताया था कि वह प्रक्रिया जिसमें प्रक्रिया जिसमें जब दो भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है, तो तनु विलयन से या शुद्ध विलायक से जो जल के अणु होंगे, विलायक के अणु होंगे, वो अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए सांद्र विलयन की तरफ जो है गति करने लगते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पराशरण कहते हैं, ठीक। शुद्ध विलायक ले लो चाहे विलयन ले लो, यहाँ पे चाहे आप तनु विलयन ले लें या सांद्र विलयन लेंगे, प्रक्रिया वही होगी, समझ रहे हैं। जल के अणु जो होंगे वो सदैव जो है अपनी जो है कम जहां पर जो उनकी कम सांद्रता होगी वहां से अधिक सांद्रता की ओर मूव करेंगे। ये होता है पराशरण। अब सर यहाँ पे दो क्वेश्चन हमने बताए थे कि सर ये बताइए केवल विलायक के अणु ही क्यों जा रहे हैं, विलय के क्यों नहीं जा रहे हैं। तो इसके लिए ये बैठे महाराज जी एसपीएम, ठीक है, ये लगाई हुई है झिल्ली हमने, इसीलिए क्यों ये विलायक के अणुओं को ही जाने दे रही। फिर हमने दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट किया था, सर ये बताइए कि ये तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ ही क्यों जा रहे हैं, या शुद्ध विलायक से जल के अणु जो है विलयन की तरफ ही क्यों जा रहे हैं। भाई विलयन से शुद्ध विलायक की तरफ तो आ सकते हैं, सांद्र विलयन से तनु विलयन की तरफ भी तो आ सकते हैं, जल के अणु इधर क्यों जा रहे हैं, इधर क्यों नहीं आ रहे हैं। तो इसका कारण हमने बताया था वाष्प दाब। क्या बताया था, वाष्प दाब। वाष्प दाब क्या होता है, हमने बताया था कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है, वाष्प दाब में अवनमन हो जाता है। तो जैसे इसका जो वाष्प दाब था वो मान के चलो यहाँ पर इतना पूरा है वाष्प दाब, ठीक। जैसे ही हमने इसमें कोई चीज घोली इसका वाष्प दाब घटकर इतना हो गया, समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। इसका शुद्ध विलायक का ज्यादा होगा, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब उसके विलयन के वाष्प दाब से सदैव ज्यादा ही होगा, क्योंकि उसमें कोई विलेय पदार्थ नहीं घोला गया है। इसमें हमने विलेय पदार्थ घोल दिया है, इसलिए इसके वाष्प दाब में कमी आ गई है, ठीक। अब ये जो वाष्प दाब में कमी आ गई, इसका ज्यादा इसका कम, अब चीजें ज्यादा से कम की ओर जाती हैं, चीजें ज्यादा से कम की ओर जाती हैं। यहाँ वाष्प दाब ज्यादा, यहाँ वाष्प दाब कम, तो यहाँ विलायक के अणुओं की गतिज ऊर्जा ज्यादा है, वो ज्यादा उनमें मूवमेंट शो कर रहे हैं, यहाँ उनके मूवमेंट में थोड़ी कमी आ गई, तो इसीलिए जो जल के अणु होंगे वो इस तरफ गति करेंगे। तो दूसरा हमने ये जो क्वेश्चन बताया था इसका आंसर हमें मिल गया। इसी को कहते हैं पराशरण। ये नॉर्मल है, ये पराशरण है। हम पढ़ेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस देखो अब क्या है, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस समझो क्या है। अच्छा, ये रिवर्स ऑस्मोसिस समझने से पहले पराशरण दाब समझो, ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको भी हमने पिछली क्लास में बताया है, ठीक है। तो वहां भी देख सकते हैं, एक बार जल्दी से रिकैप करा देते हैं, इसको बता देते हैं। देखो यहाँ पर जैसे क्या होता है कि जैसे यहाँ पर हम पराशरण दाब लगा के, पराशरण दाब है तो पराशरण दाब किसे कहते हैं समझो, कि विलायक और तनु विलयन, हमने यहाँ पे विलायक ले लिया, यहाँ विलयन ले लिया, तो यहाँ पराशरण हो रहा है। तो इस पराशरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए, ये पराशरण ना हो तो इसके लिए विलयन पर हम बाहर से दबाव लगाएंगे,
बाहर से जब वो दबाव लगेगा तो वो दबाव जब लगेगा तो इस पराशण की प्रक्रिया को रोक देगा। इसी को हम क्या कहते हैं? पराशण दाब कहते हैं। अगर समझ में, तो बाहर से जो हम दबाव लगाएंगे जो पराशण की क्रिया को रोक दे उसी को हम क्या कहते हैं? पराशण दाब कहते हैं। अच्छा, मान के चलो कि इस विलयन का शुद्ध विलायक का जो पराशण दाब है वो है P, ठीक, और जो विलयन का है वो है PS। तो इसका वाष्प दाब कम होगा, इसका ज्यादा होगा। पराशण दाब में अंतर कैसे कैलकुलेट करेंगे? P माइनस PS की इतना इनके वाष्प दाब में अंतर है। ये विलायक का वाष्प दाब है, ये विलयन का है, इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा। जैसे मान के चलो इसका 30 है, इसका 25 है, तो ये घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 5 mmHg हमारे सामने निकल के आ जाएगा। तो इतना वाष्प दाब का अंतर है। इसी वाष्प दाब के अंतर के कारण विलायक के अणु इस ओर से इस ओर जा रहे हैं। अब अगर हम इतना वाष्प दाब यहाँ से एक मशीन लगा के, ठीक है, इस पे लगा दें और इतना दे दें, दोनों का बराबर कर दें, तो ऐसी कंडीशन में पराशण हो जाएगा बंद, पराशण रुक जाएगा। समझ रहे हैं? नॉर्मली जैसे मान के चलो अगर हम पराशण दाब नहीं भी लगा रहे हैं तो सर ये पराशण कब तक चलता रहेगा? ऐसा तो है नहीं, यहाँ पे हमने लगाया वो 2-3 दिन से लगातार पराशण होगा, हो चुका, वो रुक ही नहीं रहा, जल के अणु जा ही रहे हैं, तो ये कब तक होगा? इसकी लिमिट तो होगी। सर ये बंद होता कि नहीं होता? ये बंद होगा। कब होगा मालूम है? जब ये दाब बराबर हो जाएगा। ये 5 का जो अंतर है ये खत्म हो जाएगा, दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे भी जो है 30, यहाँ पे भी 30, दोनों तरफ बराबर हो जाए। वाष्प दाब जब इक्वल हो जाएगा ऐसी कंडीशन में पराशण होना बंद हो जाएगा, पराशण क्रिया बंद हो जाएगी ऑटोमेटिक, नेचुरली। और अगर हमें तत्कालीन इसको रोकना है तो हमें बाहर से लगाना होगा पराशण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। पराशण दाब मापी एक यंत्र लगा होगा, उससे एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, विलयन पे लगेगा, तो वो दाब जो है इतना लगेगा, पराशण ऑटोमेटिक रुक जाएगा। इतना ही लगाना पड़ेगा। समझ रहे? तो जितना अंतर है उतने अंतर के बराबर अगर हमने बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर लगा दिया, किस पे? विलयन पे लगेगा। ये भी बात ध्यान रखना, पराशण दाब सदैव विलयन का होता, विलायक का नहीं होता है। हालांकि जो है ये अणु मूव कर रहे हैं विलायक से, या तनु लेंगे तो तनु से मूव करेंगे विलयन से, लेकिन जो पराशण दाब लगेगा वो सदैव विलयन पे लगता है। क्यों लगेगा मालूम? इसका कम हुआ भैया, इसका ज्यादा है, तो इसका लगा के इसके बराबर कर दो, इसका ज्यादा इसका कम है तो इस पे लगा के इसके बराबर कर दो, ऑटोमेटिक बात खत्म। फिर अणु आएंगे नहीं, वो खुद ही रुक जाएंगे। अरे तो बराबर हो गया मामला, ये मामला बराबर हो गया, क्या करोगे जाके? तो ये मामला बराबर कर दो, दाव का बात खत्म, पराशण रुक जाएगा। तो ये है पराशण दाब। इसको हमने और भी अच्छे ढंग से चित्र के थ्रू साइंटिफिक तरीके से, सब तरीके से हमने पिछले लेक्चर में समझा रखा है, तो वहां एक बार जरूर विजिट करें और अच्छी समझ में आएगा। अब हम जानेंगे आरओ। क्या जानेंगे? आरओ। अब आ जाओ आरओ पे। देखो पराशण में जैसा हमने बताया कि विलायक के अणु अपने तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जा रहे हैं, शुद्ध विलायक से विलयन की ओर जा रहे हैं। रिवर्स में क्या होगा? पराशण दाब इतना लगाया कि अब हमने पराशण को रोक दिया, बराबर कर दिया दोनों तरफ। 30 यहाँ था, यहाँ 25 था, 5 लगा के यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, पराशण रुक गया। अब हम क्या करेंगे कि लगातार इस पे ओपी लगाते रहेंगे, लगातार इस पे पराशण दाब लगाते रहेंगे। अब ये वैल्यू पहले 30 हुई, ठीक है, इतनी 30, अब ये 35 हुई, फिर ये 40, फिर ये 45, फिर ये 50, ये वैल्यू लगातार बढ़ती चली गई। समझते रहना बात, ये वैल्यू लगातार बढ़ती चली जा रही। ऐसी कंडीशन में अब मालूम क्या होगा? अब ये यहाँ का जो पराशण दाब होगा वो हो जाएगा कम। भाई एक चीज हम जब बढ़ाएंगे तो ये ऑटोमेटिक इसके सामने जो कम हो रहा है, ये 30 का 30 है, ये 50 पे पहुंच गए भैया, तो अब ये कम हो गई, ये ज्यादा, अब उल्टी कहानी चलेगा, उल्टी गंगा बहने लगेगी। अब हमारी बारी आएगी, अब विलायक के अणु आएंगे इस तरफ, उनने चलो भैया अब विलायक के अणु इस तरफ चलेंगे। समझ रहे? तो ये है रिवर्स ऑस्मोसिस का फंडा, बस यही है रिवर्स ऑस्मोसिस, और कुछ नहीं है। तो अब विलायक के अणु उल्टी तरफ आएंगे। नॉर्मली इससे इस तरफ जा रहे थे, लेकिन हमने इतना प्रेशर लगा दिया कि यहाँ प्रेशर ज्यादा कर दिया, यहाँ कम कर दिया हमने, कम हो गया ऑटोमेटिक। एक वैल्यू बढ़ाओगे तो दूसरी ऑटोमेटिक घटती जाएगी उसके सामने जब तुलना करोगे। तो अब विलायक के अणु इस तरफ आने लगेंगे, बस यही रिवर्स ऑस्मोसिस है। ठीक है, चलें। अच्छा, अब इसको हम समझ लेते हैं, जो भी कंटेंट है बढ़िया बेहतरीन करके उसमें समझते हैं। देखो समझो इस बात को, इसमें क्या कह रहे हैं। देखो, प्रतिलोम पराशण रिवर्स ऑस्मोसिस, प्रतिलोम पराशण रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ को समझना बहुत आसान है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि यह सामान्य पराशण की प्रक्रिया का बिल्कुल उल्टा है, जस्ट अपोजिट है, रिवर्स है।
ठीक है, जैसा हमने समझा दिया उसका रिवर्स है ये। देखें, इसका सबसे बड़ा उपयोग जल शोधन वाटर प्यूरिफिकेशन में किया जाता है। आरओ का उपयोग किसमें करते हैं? वाटर प्यूरिफिकेशन में। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, ठीक है, पानी का धंधा कर रहे हैं, पानी का बिजनेस चल रहा है, बताओ, मतलब पानी से कमाया जा रहा है। नेचर ने जो पानी हमें फ्री में दिया है, अतः भंडार है, पृथ्वी में पानी की कोई कमी है? जितना थल मंडल नहीं है उतने उससे ज्यादा तो जल मंडल है, लेकिन फिर भी क्या है, पानी का जो है व्यवसाय चल रहा है, पानी का बिजनेस चल रहा है, ठीक है। तो वो हालांकि कुछ लेवल पे जरूरी भी है, कुछ जगहों पे जरूरी भी है, इस पर आगे हम डिस्कस करेंगे क्यों जरूरी है। अच्छा, यानी खारे या गंदे पानी को पीने योग्य बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस आरओ का उपयोग जल शोधन वाटर प्यूरिफिकेशन में किया जाता है, जिससे जो खारा पानी है, गंदा पानी है, उसको पीने योग्य बनाने में किया जाता है, ठीक है, ड्रिंकेबल बनाने में किया जाता है, प्यूटेबल बनाने में, ठीक है। अब देखो प्रतिलोम पराशरण क्या है, आरओ क्या है। देखें, सामान्य पराशरण में पानी अपने पतले घोल यानी कि तनु विलयन यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से गाढ़े घोल यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की ओर मूव करते हैं। तो पानी किस तरफ जाएगा? हाइपो से हाइपर की तरफ, यानी कि तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ। नॉर्मल सामान्य पराशरण की बात कर रहे हैं। लेकिन यदि हम गाढ़े घोल जैसे खारा पानी पर उसके पराशरण दाब प्रेशर से अधिक बाहरी दाब लगा दें, भाई तो हमने किया तभी, अगर हम विलयन को जितना पराशरण दाब चाहिए पराशरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए उतना तो हम लगा ही देंगे तो पराशरण रुक जाएगा। अब अगर हम माने ही नहीं, हम और लगाएंगे पराशरण दाब, हम ज्यादा ही करके मानेंगे, अब हम इसको कर देंगे नेगेटिव, इसको प्लस में कर देंगे, तो ऐसी कंडीशन में पानी के मूवमेंट की दिशा रिवर्स हो जाएगी। अभी जो पानी इधर से इधर जा रहा था, अब वो पानी इधर से इधर आने लगेगा, ठीक है, इसीलिए रिवर्स हो गया, तो पानी की दिशा बदल जाती है। अब पानी गाढ़े घोल से निकलकर शुद्ध विलायक साफ पानी की ओर जाने लगता है। किसकी ओर जाने लगेगा? साफ पानी की ओर जाने लगेगा। इसी प्रक्रिया को प्रतिलोम पराशरण रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस प्रेशर के द्वारा पानी को शुद्ध करना, प्रेशर लगा के, मशीनें लगाई जाती है तो प्रेशर जनरेट करती हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चित्र लगा, इस चित्र से समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से। देखो ये यहाँ पर एक जो है पूरा जो है सेटअप है, आरओ मशीन कैंट आरओ मशीन आती है, ठीक है। तो उसमें छोटे लेवल पे लगा देते हैं, फैक्ट्रियों में बड़े लेवल पे मशीनें लगाई जाती है, बहुत बड़ी बड़ी, ठीक है। ये यहाँ पे लगी हुई है अर्धपारगम्य झिल्ली, देखो यहाँ पे लिखा अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एसपीएम लगी हुई है, ठीक है। एक तरफ इन्होंने भर दिया खारा पानी, एक तरफ भर दिया खारा पानी, साल्ट वाटर, मतलब समुद्र का पानी भर दिया जिसमें मिनरल्स बहुत है, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम और भी साल्ट इसमें घुले हुए हैं। तो ये कैसा होगा? हाइपरटोनिक होगा, अधिक सांद्र होगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में इसमें घुले हुए लवण है, ठीक है। और एक तरफ इन्होंने ले लिया शुद्ध पानी, प्योर वाटर, ये शुद्ध पानी है, ये अलवणीय पानी है, ठीक है, ये शुद्ध पानी है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हम कराएंगे प्रतिलोम पराशरण। अगर ये पराशरण होगा तो जल के अणु इस ओर जाएंगे, अगर पराशरण होगा, ठीक है। लेकिन हम करा रहे हैं प्रतिलोम पराशरण आरोप प्रक्रिया। यहाँ पे देखो लगाया जा रहा है उच्च दाब, हाई प्रेशर, देखो मशीन लगी हुई है, लगा हुआ है, इससे क्रिएट किया जाएगा हाई प्रेशर। प्रेशर लगा के धक्का दे के पानी को जबरदस्ती भेजा जाएगा, जाओ उधर जाओ, उस तरफ भागो, जहाँ शुद्धता है वहां भागो। अच्छा, इस झिल्ली से होते हुए केवल जल के अणु ही जाएंगे, केवल जल के अणु ही आएंगे। यहाँ बाद बाकी दुनिया भर का कुछ भी घुला हो, चाहे नमक घुला हो, चाहे सोडियम घुला हो, चाहे क्लोरीन घुला हो, चाहे दुनिया भर का मिट्टी कंकड़ जो भी घुला हो, छोटे से छोटा घुला हो, वो जाएगा ही नहीं। केवल ये जो मेम्ब्रेन है, ये करिश्मा किसकी वजह से? मेम्ब्रेन की वजह से। ये मेम्ब्रेन कह रही है कि केवल विलायक के अणु जाएंगे और कोई नहीं जाएगा, हम और किसी को जाने नहीं देंगे, सब विलायक के अणु जहाँ शुद्ध पानी भरा वहां आ जाएंगे, समझ रहे हैं। तो देखो शुद्ध पानी का प्रवाह, झिल्ली केवल पानी के अणुओं को जाने देती है, लवण, नमक तथा अन्य शुद्धियों को रोक देती है, ठीक है। बड़े बड़े शहर वगैरह होते हैं, जैसे आगरा वगैरह है, कानपुर वगैरह है, और भी शहर हैं, तो इनमें नदियों का पानी शुद्ध करके पिया जाता है, ठीक है। अन्य शहर है, मुंबई वगैरह है या अन्य सिटीज है, उनमें समुद्र के पानी को प्यूरिफाई करके पिया जाता है। तो आगरा जैसे शहर में वो यमुना का पानी या जैसा पानी आ रहा, खारा पानी आता है, वहां उसमें गंदगी शुद्धियां मिली रहती, फैक्ट्री लगे हैं तो वो उनके जो है स्मॉल पार्टिकल्स जाके पानी में मिलते रहते हैं।
तो वो आ जाते हैं, तो उसी पानी को यहाँ एक तरफ भर देते हैं, उसमें दुनिया भरे की शुद्धियाँ मिली रहती हैं, पॉल्यूटेड पानी है, और एक तरफ थोड़ा शुद्ध पानी भर लेते हैं, ठीक, ताकि ग्रेडियंट बन जाए। इसका वाष्प दाब हम ज्यादा कर देंगे, इसका कम हो जाएगा, तो पानी ऑटोमेटिक जाएगा। शुद्ध पानी एक तरफ, अशुद्धियां जो थी वो एक तरफ रह गई, ठीक। तो ये हो गया रिवर्स ऑस्मोसिस का फंडा, सरल से सरल शब्दों में। स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यही है रिवर्स ऑस्मोसिस। और आगे देखते हैं, देखो ये एक और बेहतरीन डायग्राम लगा हुआ है प्रतिलोम पराशरण का, रिवर्स ऑस्मोसिस का, जबरदस्त डायग्राम है। देखें, इसकी क्रिया विधि समझ लेते हैं। क्रिया विधि तो हालांकि नहीं पूछी जाती है, रिवर्स ऑस्मोसिस पे टिप्पणी पूछते हैं कि प्रतिलोम पराशरण से आप क्या समझते हैं। तो भाई जो हमने यहाँ बताया है, ये वाले जो स्लाइड हमने बताई, इसमें आप ये लिख सकते हैं, ये लिख दें और ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा ने कंटेंट हो जाएगा तैयार 2-3 नंबर में, यही लिख देंगे तो लाइनें थोड़ी भरो, तो काफी तो भरो कम से कम, ठीक है। तो ये पूरा लिख देंगे, बस नंबर मिल जाएंगे। क्रिया विधि सेटअप नहीं पूछते हैं, सेटअप समझाने के लिए, एक जनरल समझने के लिए, जनरल परसेप्शन के लिए। देखो कह रहे हैं क्रिया विधि समझे, वर्किंग मैकेनिज्म, सेटअप। एक टैंक होता है जिसे 2 हिस्सों में बांटा जाता है, समझो ये पूरा टैंक है, ठीक है। इस टैंक को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, अर्धपारगम झिल्ली लगा के, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा के। एक तरफ खारा अशुद्ध पानी होता है, देखो एक तरफ खारा अशुद्ध पानी भर दिया, ठीक है, और दूसरी तरफ इन्होंने भरा शुद्ध पानी यानी कि प्योर वाटर। इन दोनों के बीच में एक बहुत ही मजबूत अर्धपारगम झिल्ली लगाई जाती है, ठीक, जो आमतौर पर सेलुलोज एसीटेट की बनी होती है। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछते हैं कि प्रतिलोम पराशरण में किस पदार्थ की बनी हुई अर्धपारगम झिल्ली का उपयोग किया जाता है। तो द राइट आंसर है सेलुलोज एसीटेट। इसको हमने पहले बताया, ठीक, इस बात को ध्यान रखें। ये मजबूत झिल्ली होती, हार्ड होती, जल्दी टूटती नहीं, ब्रेक डाउन इसका नहीं होता है, ठीक। ये हमने सेटअप कर दिया। फिर दबाव डालेंगे हम, भारी दबाव। देखो एक्सटर्नल प्रेशर लगाने के लिए देखो मशीन लगी, पंप लगा हुआ है। खारे पानी वाले हिस्से पर एक पंप के जरिए बहुत ज्यादा भारी दाब एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जाता है मशीन के द्वारा। यह दाब पराशरण दाब से कहीं अधिक होता है, जितना पराशरण दाब होना चाहिए उतना लगा दो रुक जाए, लेकिन ये काफी ज्यादा लगा रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे इन्होंने ये प्रेशर ग्रेडियंट लगाया, ठीक, 30-14 देखें। फिर जब प्रेशर लगेगा तो भाई पानी का मूवमेंट होगा, पानी आ जाएगा, सूत्र की तरफ भागेगा पानी। इस भारी दबाव के कारण खारे पानी मौजूद पानी के अणु, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स झिल्ली के बारीक छेदों से निकलकर शुद्ध पानी वाले हिस्से में पहुंचने लगते हैं। तो देखो ये जा रहे हैं शुद्ध पानी, ठीक है। प्योर वाटर, तुम्हारे यहाँ गिलास रख लिया, टोटी खोलो, शुद्ध पानी पीजिए, एकदम प्योर पानी, ठीक। देखें अशुद्धियों का रुकना, झिल्ली इतनी महीन होती है कि वह पानी में घुले नमक, बैक्टीरिया, भारी धातु है, अशुद्धियों को वही रोक लेती। देखो नमक हो, बैक्टीरिया हो, विषाणु हो, भारी धातुएं हो, धूल के कण हो, चाहे फैक्ट्री से निकला कोई कचरा हो, कुछ भी हो, वो सब यहीं रह जाएगा, ये झिल्ली रोक देगी। ये झिल्ली अलाउ नहीं करेंगे, केवल यहाँ वाटर के अणु जाए और हम किसी को जाने नहीं देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा शुद्ध पानी हमको प्राप्त होता है, ठीक। तो आरओ का सिद्धांत बस यही है, दबाव के द्वारा पानी को शुद्ध करना, दबाव के द्वारा पानी को शुद्ध करना, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लें, इसको लिखना नहीं, अगर लिखने के इच्छुक हैं, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, क्या उसमें, हालांकि ये पूछते तो नहीं, लेकिन समझाने के लिए जरूरी। टॉपिक में इंटरेस्ट जागना चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ आनंद भी लेना चाहिए, ठीक है। आनंद जो है, एंजॉय जो है, केवल जरूरी नहीं कि अन्य चीजों से आए, खेलने से आए, मोबाइल चलाने से आए, टीवी देखने से आए, या और भी कोई उल्टे सीधे काम करने से आए, ऐसा नहीं। पढ़ाई से भी आनंद लिया जा सकता है। कैसे लिया जा सकता है? ऐसे लिया जा सकता है, ठीक है, जैसा हम बता रहे हैं। चलें, अच्छा परिणाम देखें क्या होंगे। आपको दूसरी तरफ बिल्कुल साफ और मीठा पानी मिल जाएगा। दूसरी तरफ यहाँ पे आपको कैसा पानी मिलेगा? एकदम साफ शुद्ध पानी। यहाँ पे देखो एक चित्र और बदल गया, मशीन और एडवांस हो गई, ठीक है, अच्छी वाली और मशीन यहाँ पे लगा दी हमने, ठीक है। घुले हुए लवण, विकृतियां ये सब यहीं रह गई, शुद्ध पानी आ गया आरओ का, आप पीजिए, ये प्योर वाटर है, ठीक। आरओ का मूल सिद्धांत वही है, उच्च वाली दबाव, पानी उल्टा बहता है, खारे पानी मीठे पानी की ओर, ठीक। जल शोधन, देखो अब इसका थोड़ा उपयोग समझ लेते हैं। इसको कहते हैं डीसैलाइनेशन,
क्या कहते हैं, डिसैलाइनेशन भी कहते हैं आरओ को, ठीक है। डी का मतलब हटना, सैलाइट का मतलब, सैलाइनेशन का मतलब होता है साल्ट्स का हटना। तो देखो पानी पानी सब इधर आ गया, साल्ट सब हट गए, उस पानी हालांकि इधर आ गया, ठीक। देखो समुद्री पानी को मीठा, सऊदी अरब और दुबई जैसे देशों में समुद्र के खारे पानी को इसी तकनीक से पीने योग्य बनाया जाता है। सऊदी अरब का नाम सुना होगा, एक अरेबियन कंट्री है, ठीक है। दुबई का नाम सुना होगा। तो इन देशों में समुद्र के पानी को जो है क्या किया जाता है, इसी तकनीक द्वारा सिद्ध किया जाता है। अपने यहाँ जमीन खोदो, नीचे से पानी निकलेगा, इन देशों में पानी जगह तेल निकलता है, ठीक है। तेल के मतलब भंडार है जगह जगह पे, पानी के भी हैं लेकिन तेल के ज्यादा हैं, ठीक है। तो इस समुद्र का पानी शुद्ध कर करके पीते हैं, ठीक है। घरेलू आरओ वाटर प्यूरिफायर जो हमारे घरों में लगा है, हमारे घरों में जो आरओ लगा होता है वह भी इसी सिद्धांत पे काम करता है, ताकि हमें टीडीएस मुक्त साफ पानी मिल सके। सर यहाँ पे ये टीडीएस क्या है, टीडीएस का मतलब ये होता है टोटल डिसॉल्व सॉल्यूट्स। शुद्ध पानी यानी कि शुद्ध विलायक में टोटल कितने सॉल्यूट्स डिसॉल्व हैं, तो टोटल डिसॉल्व सॉल्यूट मींस टीडीएस, उसको टीडीएस कहते हैं। शुद्ध पानी का टीडीएस कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। शुद्ध पानी का इसका जो टीडीएस है वो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए कम, क्योंकि टीडीएस का मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा मतलब सॉल्यूट्स घुले हों। तो टीडीएस ज्यादा, इसका मतलब सॉल्यूट ज्यादा घुले। हमें पानी ऐसा थोड़ी ना पीना जिसमें दुनिया भरे की ये सब घुला हो, हमें ऐसा पीना जिसमें दुनिया भरे ना घुला हो। हालांकि पानी में मिनरल्स पाए जाते हैं, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, कौन सा पानी वैसा है लाभदायक। पहले देखें ये, देखें एक लाइन में याद रखें, जब भारी प्रेशर पराशरण दाब को हरा देता है तो पानी उल्टा बहने लगता है, बस यही आरओ है, भारी प्रेशर हरा देता है। आरओ का मूल सिद्धांत बता दिया, ठीक है। ये मशीन लगी, चले अच्छा स्क्रीनशॉट, चले अच्छा देखें रिवर्स ऑस्मोसिस। अब देखो यहाँ पर समझो कि रिवर्स ऑस्मोसिस की जो प्रक्रिया हम पढ़ते हैं, इसमें पानी तो हालांकि शुद्ध हो जाता है, लेकिन इसमें पानी की बर्बादी बहुत होती है, वेस्ट बहुत होता है, पानी वेस्टेज होता है। क्यों, जैसे हमने यहाँ पे बताया कि जैसे यहाँ पे ये पानी है, इससे जो है हालांकि ज्यादातर विलायक के अणु निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी इसमें रह जाते हैं। तो यहाँ जो विलायक के अणु जो रह गए हैं, ठीक है, बहुत से विलेय अणु ऐसे होते हैं जो जल के साथ जुड़ जाते हैं, उनके साथ क्रिया कर लेते हैं या उनके साथ जुड़ी जाते हैं, तो वो जल के अणु जा नहीं पाएंगे। जो जल के अणु मुक्त होंगे वही तो जा पाएंगे, ठीक है। तो जब वो जा नहीं पाते हैं तो वो यही रह जाते हैं। तो इस प्रकार कुछ मतलब बहुत सा पानी यहाँ पे रह जाता है, वो बर्बाद होता है। वही पानी क्या होगा, बर्बाद होगा, वही पानी वेस्ट होगा, ठीक है। तो उसी को यहाँ बात, उसी को लेकर यहाँ पे बात लिखी गई है। देखो रिवर्स ऑस्मोसिस से निकलने वाला पानी जिसे वेस्ट वाटर, रिजेक्ट वाटर कहा जाता है, कैसा है, रिजेक्टेड वाटर है। ये पीने योग्य नहीं, ये पीने योग्य नहीं है। पीने योग्य होता तो फिर काहे नहीं तामझाम करते, ठीक है। वास्तव में पूरी तरह बेकार नहीं होता, लेकिन ये भी नहीं पूरी तरह ये बेकारी से और किसी काम में ले ही नहीं सकते हैं, ले सकते हैं। जैसे 1 लीटर शुद्ध पानी बनाने के चक्कर में आरओ मशीन लगभग 3 लीटर पानी बर्बाद करती है, समझो बात को। अगर हमें 1000 लीटर पानी तैयार करना है तो समझो 3000 लीटर पानी बर्बाद होगा, सीधी कैलकुलेशन है, समझ रहे हैं। 100 लीटर पानी बनाना है तो मतलब जो है क्या नाम, 100 लीटर अगर हमें पानी बनाना है तो 3 लीटर का मतलब कितना हो गया, 30 लीटर पानी बर्बाद होगा, समझ रहे हैं। तो इसमें पानी की बर्बादी ज्यादा होती है। हालांकि उस पानी की बर्बादी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, उस पानी का हम और कहीं जगह यूज कर सकते हैं। देखें कहाँ कहाँ कर सकते हैं। इस पानी को फेंकने के बजाय आप इसे कई जो है धुआंधार कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। कहाँ ले सकते हैं, धुआंधार काम। बताइए सर ये धुआंधार काम क्या होते हैं, ये हमने काम पहली बार सुने, ये धुआंधार काम। देखो भाई धुआंधार काम क्या होते हैं। देखो इस गंदे पानी में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क, क्या होता है इसका मतलब साइंटिफिक रीजन। जिसे हम गंदा पानी कहते हैं वह असल में उच्च टीडीएस, हाई टीडीएस वाला पानी है। मतलब उसमें सॉल्यूट्स काफी घुले हुए हैं, उसमें सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन, दुनिया भरे के सॉल्यूट्स घुले हुए हैं। ये पानी बेस्ट मालूम किसके लिए, ये पानी खेती के लिए बेस्ट है। बस शर्ते इसमें कोई टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, कोई विषैला पदार्थ, नहीं तो वो पेड़ पौधों जड़े एब्जॉर्ब कर लेंगे, वो उनमें स्टोर हो जाएगा, उनको जीव खाएंगे तो उनको हानि पहुंचाएगा। टीडीएस हाई हो लेकिन उसमें कोई टॉक्सिक ना घुला हो, ठीक। इनमें भी सभी अशुद्धियां जैसे बैक्टीरिया, भारी धातुएं नहीं होनी चाहिए, आर्सेनिक, लेड है तो नहीं ले सकते हैं। तो फिर खेती में नहीं ले सकते हैं, धोने के काम में ले सकते हैं। जैसे देखो जहाँ उपयोग कर सकते हैं, फ्लोर क्लीनिंग करा लो,
टॉयलेट फ्लश करने में, कार की धुलाई कर लो, पौधों में नहीं दे सकते हैं, ऐसी कंडीशन लिख दिया है। कपड़े धोने में भी नहीं ले सकते हैं, ठीक है, कपड़े धोने में कौन लेगा। पालतू जानवरों को नहलाने में, निर्माण कार्य में और खिड़कियां साफ करने में, इन सब इस्तेमालों में ले सकते हैं। पालतू जानवरों को भी बचा के रखो भाई, वो भी कहीं बीमार ना पड़ जाए। ज्यादा मात्रा में होती जैसे आरओ की झिल्ली मेम्ब्रेन ने रोक लिया था, इन सभी को तो रोका था। यह पानी पीने या नहाने के लिए सुरक्षित नहीं है, नहा भी नहीं सकते हैं, त्वचा पे जो है इफेक्ट डालेंगे, क्योंकि यह त्वचा और पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस पानी का उपयोग फिर कहाँ कहाँ करेंगे, इन जगहों करेंगे। ये धुआंधार काम है, किसमें धुआंधार काम, मतलब फ्लोर क्लीनिंग कर लो, टॉयलेट फ्लश कर लो, कार की धुलाई कर लो, और मतलब निर्माण कार्य में लगा दो, सीमेंट में मिला के इधर उधर लगा दो, ठीक है, खिड़कियां साफ कर लो, साफ सफाई धुलाई उलाई वगैरह में इस पानी को इस्तेमाल में लिया जा सकता है, ठीक है। अदरवाइज जो है मतलब पी नहीं सकते हैं, नहा नहीं सकते हैं, पालतू जानवरों को भी नहीं नहला सकते हैं भाई, वो बीमार पड़ सकते हैं, लिख दिया, लेकिन ये सही नहीं है, ठीक है। पौधों में हम दे सकते हैं, लेकिन कोई उसमें कोई ये धातुएं ना मिली हों, ये धातुएं लेड और सैनिक है, या मतलब पौधों में जड़ों के द्वारा चली जाएंगी, जब उनमें चली जाएंगी एक्यूमुलेट हो जाएंगी एक जगह, जंतु कोई खाएगा उनको या मानव ही खाएगा तो वो हमारे शरीर में वापस आ जाएंगे, वही कहानी हो जाएगी तेरा तुझको अर्पण। भाई नेचर ने जो है, तुमने नेचर को दिया, नेचर ने तुमको वापस कर दिया, ठीक है, तो ये हो जाएगी कहानी। तो ये सब पूरी प्रोसेस लगी हुई है, ठीक है, तो ये है। चले तो रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में इतना ही हमें जानना था, ठीक है, बस आज के लिए इतना। अच्छा अब जान लेते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। देखो बड़े बड़े जो शहर होते हैं, जैसे मुंबई है, कानपुर, लखनऊ, आगरा वगैरह है, या अन्य जो कंट्रीज मतलब अन्य जो मतलब शहर हैं, सिटीज हैं, तो उनमें क्या है, वाटर पोल्यूशन अपने चरम पर है इस समय, ठीक है। छोटे छोटे जो शहर हैं, जैसे अपना एक प्यारा सा ये कस्बा है, छोटा सा कस्बा है, फरुखाबाद जिले के अंतर्गत लगता है, जिसको कायमगंज कहते हैं, कायमगंज के। तो कायमगंज में पानी की क्वालिटी अभी भी बरकरार है। कायमगंज में जगह जगह पानी जो है, कुछ ही ऐसी जगह है जहाँ पानी खराब मिलता है, अदरवाइज पानी नॉर्मली जो है पीने लायक है, आप उसको बिना जो है शुद्ध किए आराम से पी सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो अगर शुद्ध पानी ही मिल रहा है, बिना आरओ का मिल रहा है पानी, ऐसा नेचुरल सोर्स से मिल रहा है, हैंड पंप से या ट्यूबवेल से या मोटर चला के, या वो क्या होता है समर वगैरह, तो उससे अगर पानी सही आ रहा है, उसका स्वाद सही है, शुद्धियां नहीं है, साफ पानी, तो उसी को पीना चाहिए। इसका कारण ये है कि शुद्ध पानी में केवल पानी नहीं होता, उसमें मिनरल्स होते हैं, जैसे सोडियम आयन है, पोटेशियम है, क्लोराइड आयन है, बाइकार्बोनेट आयन, ये आयन्स होते हैं, मिनरल्स, तो ये हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है, तो ये चले जाते हैं वाटर के थ्रू, तो ऐसा पानी पीना चाहिए। और अगर ऐसी जगह रह रहे हो जहाँ पर पानी अशुद्ध है, जहाँ का पोल्यूटेड पानी है, तो वहाँ आरओ का ही पानी पीना चाहिए। वहाँ जो है अगर वैसा पानी पिया जाएगा तो वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा, ठीक है। तो अगर ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे पानी शुद्ध है, कोई दिक्कत नहीं है, तो नॉर्मल पानी पियो, ठंडा करके पी लो, आरओ ना पियो। अगर देख रहे हो वहाँ पे अशुद्ध पानी आ रहा है तो आरओ का पी लो, ठीक है। जैसे बाहर कहीं जाते हैं, ठीक है, तो पानी सही नहीं तो बोतल लेनी पड़ती है, वहाँ पे भाई जो है पानी पहली बार मिलता ही नहीं जल्दी पानी, ठीक है, उपलब्धता नहीं होती, खरीदना पड़ता है पानी भी आज के समय में। नेचर ने मतलब गॉड ने, ईश्वर ने जो चीज हमको फ्री में दी, 1 रुपया नहीं लिया, आज मनुष्य उसी चीज को बोतलों में भर भर के क्या कर रहा है भाई, व्यवसाय कर रहा है, 15-20 रुपए की बोतलों को बेच रहा है, और हम मनुष्य वैसे उसको खरीद रहे हैं, पी रहे हैं, ठीक है, पीना पड़ेगा भाई, मजबूरी है, बीमारियों से बचना है, ठीक है, क्योंकि अशुद्धियां भी हमने उसी में मिलाई हैं, ठीक है, तो उसका खामियाजा भी हम लोगों को भरना होगा। चलो ठीक, आज की क्लास के लिए इतना ही, और ये चैप्टर जो है इसी के साथ समाप्त हो गया है। अब जो अगला लेक्चर होगा, अगली क्लास होगी, उसमें हम इस चैप्टर से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक से जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बनते हैं उनकी क्लास लेके आएंगे, 1 या 2, ठीक है। हालांकि हम न्यूमेरिकल साथ साथ सॉल्व कराते हुए चले हैं, जैसे हमने सांद्रता ज्ञात करने की विधियां में वेट बाई वेट परसेंट, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, वेट बाई वॉल्यूम, पीपीएम, मूलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, ये सब पढ़ाया है। तो इसी के साथ साथ हमने न्यूमेरिकल भी लगवाते चले साथ साथ, लेकिन फिर भी हम 1 या 2 क्लास ऐसी लेके आएंगे जिसमें मिक्स क्वेश्चन होंगे, और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे जो कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड में पूछे गए होंगे। जनरली टारगेट होगा यूपी बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके आना, तो उनको सॉल्व कराएंगे, 1 या 2 क्लास वो करा देंगे, और कुछ एक लघु या दीर्घ वाली जो है स्लाइड लेके आए, उसमें बता देंगे बच्चों को कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चैप्टर देन समाप्त हो जाएगा, फिर अगले चैप्टर को शुरुआत करेंगे, ठीक है। चलें, अच्छा जुड़े रहें हमारे साथ, पढ़ते रहें, प्रॉपर नोट्स बनाते रहें,
और इतना ही कहेंगे, ठीक है, कि मोटिवेशन के लिए हमें क्या चाहिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, ताकि इससे हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। जो भी हम मेहनत कर रहे हैं, इसके पीछे की जो भी मेहनत है, जो भी वर्क है, वो बच्चों को नहीं दिखती है। उन्हें लग रहा होगा कि बहुत सब आसान है, सरल है, सर के लिए कुछ नहीं है, तो ऐसे ही बन गया होगा, क्या सर बैठे रहे होंगे। इसमें बहुत मेहनत लगती है, ठीक है, बनाने में, कंटेंट तैयार करने में, स्लाइडें लगाने में। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो बच्चे देख रहे हैं ये सब करते रहें, ठीक है, ताकि हम लोगों का मोटिवेशन का जो लेवल है वो बना रहे, बरकरार बना रहे। इसी तरह हम लोग लगे रहें, ठीक है। चलें, अच्छा, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। खुश रहें, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, ठीक। धन्यवाद।